बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, मुल्क के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आईनी बहरान मजीद गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कुछ लोगों का ये सोचना है कि किसी भी तरीके से करके 90 दिन के बाद भी अगर इंतखाबात ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और वफाक के अंदर और सूबों के अंदर तमाम जितने भी इलेक्शंस हैं उनको इकट्ठा ही करवाया जाए, बल्कि विफाक के इंतखाबात को भी डिले करने की बातें, चहमगोइयां चल रही हैं इस मुल्क के अंदर, स्पेशली शहर इख्तिदार में। आज 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। 3 टॉप स्टोरीज होंगी हमारे प्रोग्राम के अंदर। पहली टॉप स्टोरी हम बात करेंगे 90 दिन की डेडलाइन, आईनी बहरान किस हद तक जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा हम लोगों को। दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चन। सेकंड हम लोगों की टॉप स्टोरी होगी कि गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां चल रही हैं, और ये जो गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियों का सीजन चल रहा है यह हर हुकूमत के आने के बाद एकदम से बढ़ता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जितनी सारी पीडीएम के अंदर जमाते हैं बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ये जमहूरी रिवायतों का नारा तो लगाती नहीं, लेकिन फिर भी सहाफियों सियासतदानों की गिरफ्तारियां जरूर नजर आ रही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त हिचकोले खा रही थी, अब आईसीयू में जा चुकी है। तकरीबन 4 अरब से कम डॉलर्स का ज़र मुबादला हमारे पास स्टेट बैंक के पास रह गया है, और जो बाहर मार्केट के अंदर है उसका कोई हिसाब नहीं है। आईएमएफ ने भी बहुत कड़ी शराइत रख दी हैं, उन कड़ी शराइत के अंदर से किसके असास से जानना चाहते हैं वो, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने सबसे फॉरमोस्ट टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं अपने पहले और दूसरे सेगमेंट के मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ सैयद अमजद अली शाह साहब मौजूद होंगे, सीनियर लॉयर हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज ऑल्सो अ सीनियर लॉयर, बहुत शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया। नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, ही इज ए सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सलमान आबिद साहब भी सीनियर एनालिस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। लास्ट सेगमेंट में इकोनॉमी डिस्कस करेंगे, और उसके लिए हमारे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी इकोनॉमिस्ट, और डॉक्टर सलमान शाह साहब जो कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के और इकोनॉमिस्ट भी हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे कानूनी राय लेंगे सबसे पहले, क्योंकि आईनी बहरान है तो आईनी बहरान के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ इलेक्शंस और बाय इलेक्शंस। अमजद अली शाह साहब, सबसे पहले आपकी तरफ। आर्टिकल 224 1B का पॉइंट नंबर 2 कहता है जी कि a general election to the National Assembly or a provincial assembly shall be held within a period of 60 days immediately following the day to term so and so। और फिर 1B के अंदर कहा जाता है members of the caretaker cabinet including the caretaker prime minister and caretaker chief minister and their immediate family members shall not be eligible to contest the immediate elections when National Assembly or a provincial assembly is dissolved. A general election to the assembly shall be held within the period of 90 days after the dissolution, and the result of the election shall be declared not later than 14 days after the conclusion of the polls। अब सूरत हाल ये है कि 90 डेज को गुजरने में अमजद अली शाह साहब, पंजाब के हवाले से तो हमारे पास 71 डेज रह गए और केपीके के 75 डेज रह गए हैं। 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का इरादा भी नहीं है, दोनों गवर्नर्स ने खत लिख दिया है, वजूहात चाहे जो मर्जी हो। आपको ये आईनी जरूरत पूरी होते हुए नजर आ रही है? ऐसा है कि हुकूमत जो इस वक्त निगरान हुकूमतें हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि विद इन 90 डेज, जिस तरह आइन में लिखा है, आइन से बाहर ये नहीं जा सकते और 90 डेज में इन्होंने इलेक्शन कराने हैं। 1-2 मिसालें हमारे सामने थी। जब बेनजीर भुट्टो साहबा की असैसिनेशन हुई थी तो मेरा ख्याल है हफ्ता 2 हफ्ते उसको डिले किया गया था, इलेक्शन डिले हुआ था। आइन के मुताबिक इन्हें 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन कराने हैं। रह गई बात इसके अलावा तो पाकिस्तान में आइन पर अमल दरामद, मतलब हमारा तो ख्वाब है, मेरा और अजहर सिद्दीक साहब का, कि आइन के मुताबिक ये मुल्क चले। लेकिन तो चलेगा। अमजद अली शाह साहब, इस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर हुकूमत का मौकफ दुरुस्त है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ दुरुस्त है? इलेक्शन के हवाले से तो मेरा ख्याल है कानून के, जो आइन के मुताबिक तो वही मौकफ जो इस वक्त पीटीआई जो कह रही है वो 90 डेज का, वो बिल्कुल ठीक है, उसी के मुताबिक होंगे। अजहर सिद्दीक साहब, और होने चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिसने आइन की खिलाफ वर्जी की, आर्टिकल 224 का 1B का जो पॉइंट नंबर 2 है उसकी खिलाफ वर्जी की, उसको सजा क्या दी जाएगी? आर्टिकल 6 की बाज़गश्त सुन रहे हैं, क्या ये बात दुरुस्त है कि अगर 90 डेज के अंदर इंतखाबात नहीं होते तो एनीबडी हु इज इन्वॉल्व्ड इन डिलेइंग दीज इलेक्शंस मोर देन 90 डेज, वो उसके ऊपर आर्टिकल 6 लग जाएगा?
हाँ नहीं, बहुत शुक्रिया। आर्टिकल 6 तो हम लोगों ने ऐसे रखा है जैसे जैसे कोई मुफ्त रेवड़ियां बिक रही हैं। हाँ, और ये माजरत के बात तो साथ ठीक है। आर्टिकल 6 नहीं लग सकता इसमें। इसकी अच्छा। वजह क्या है ना, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हुआ, ना सबवर्ट हुआ। हाँ। जहां आप आइन के छेड़छाड़ करेंगे, जो डिक्टेटर आता है आइन में कुछ दफा डाल देता है, निकाल देता है थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, अमेंडमेंट्स वगैरह के जरिए, नहीं जब वो अपने तय करता है तो ये एब्रोगेशन सबवर्शन अच्छा, जो तो है ना, ये अजहर आर्टिकल साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट। यहाँ एतजाज हसन साहब ने फरमाया था कि जी आर्टिकल 6 लगेगा। आई वाज हियरिंग हिम ऑन समवेयर मैं एंड ही सेड कि उसकी आर्टिकल 6, तो आप इसको डिनाई कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर क्या सजा नहीं, होगी? मैं इसकी मैं आपके मैं जरा इससे ज्यादा खतरनाक आर्टिकल है, 2 आर्टिकल 4 और 5 हैं। अच्छा। देखिए ना, एवरीबॉडी हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और दूसरा इनका ओथ है। ठीक। अब जो सुबह लाहौर हाई कोर्ट के सामने जब ये मैटर लगा हुआ है ना, वहां यही तो बात है। और इलेक्शन और गवर्नर ने जो अब खत लिखे हैं ना, चाहे वो केपीके ने लिखा है, चाहे वो पंजाब के गवर्नर ने लिखा है, क्योंकि दोनों ही नॉन इलेक्टेड होते हैं, ना वोट से आते हैं, ये सिलेक्टेड लोग होते हैं, और पार्टियों के खास तौर पर जो कोई भी शक्ल में है, पार्टियों के खास चहीते होते हैं, और इनका मकसद आकर है ये, हालांकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, देयर शुड बी सम प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ गवर्नर्स, लेकिन हमने देखा कि तारीख में ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इसी तरह, और वो आपने बातें भी उनको सुननी है, बल्कि उनके जो लेटर के अंदर जो लैंग्वेज है ना, वो हूबहू इतनी सेम है कि जहां बैठ के सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बात की, कोई ताल्लुक नहीं है उनका। अच्छा। इनका कोई कंसर्न नहीं ठीक। है। ठीक। ये काम करना है आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन ने, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन भी भागता फिर रहा है। मिसाल के तौर पर अब देखे ना, एक जगह तो पंजाब के हवाले से एतराजात बहुत थे मोहसिन नकवी के नाम के ऊपर, तो इलेक्शन कमीशन के पास गया, और इलेक्शन कमीशन ने भी अपने तय जो भी अपनी जो आप जुरिस्डिक्शन कह दे, डिस्क्रिशन कह दे, देकर फैसला कर दिया, उसको भी चैलेंज कर दिया गया ठीक शेख हो गया। रशीद साहब की तरफ से। राइट। सवाल सिर्फ अभी इतना शेख है, साहब की भी बात करते अभी हैं। तक जो अजहर कुछ हो रहा साहब, है आइन के मुताबिक नहीं हो रहा, मुताबिक नहीं हो रहा। हलफ ठीक तोड़ा हो जा रहा है। गया। अच्छा, आर्टिकल मेरे 4 लिए एक और बड़ा 5 की मैं वायलेशन हो रही है। एक लेमैन का सवाल रखूंगी सलमान आबिद साहब आपके सामने। कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर यह दुरुस्त नहीं होगा कि 90 दिन के बाद इंतखाबात किए जाए। केपीके के गवर्नर का आपने सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए लेटर पढ़ लिया। आज हमने पंजाब के गवर्नर का भी लेटर हमारे सामने है, दैट ही आल्सो सेज कि नहीं 90 दिन के अंदर इंतखाबात करा सकते। कोई पैसे की बहाने, कभी जो सिक्योरिटी सूरत हाल के बहाने हैं, लेकिन हम यहाँ PSL 8 करवा सकते हैं, हम यहाँ इंतखाबात नहीं करा सकते। ये कैसी मंतक है सलमान आबिद साहब? देखिए, पहली बात तो यह है कि काश ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चला होता, तो आज इस मुल्क का हाल ये ना होता जो हम यहाँ भुगत रहे हैं। और जो बात अभी अमजद साहब ने भी की और अभी हमारे दूसरे साथी ने भी की, असल में बात सारी ये है कि हमने तो आइन को अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक चलाने का फैसला किया हुआ है ना, जहाँ जैसे लगेगा कि वैसे हम अपने आइन को चलाना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि जो लोग ये मशवरा दे रहे हैं हुकूमत को कि आप आइन के मदद से कोई जिसे कहते हैं अदालतों का सहारा लेके इलेक्शन को पोस्टपोन कर दें, चाहे आप कौमी हुकूमत की बात कर लें, आप टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत की बात कर लें, आप मरदमशुमारी को बुनियाद बना लें, आप माशी सूरत हाल को बुनियाद बना लें, दहशतगर्दी को बुनियाद बना लें, ये मामलात पहले से तयशुदा नजर आ रहे हैं। और लग ये रहा है कि हुकूमत को किसी भी सूरत में इलेक्शन सूट नहीं करता। और ये दहशतगर्दी के वाक़े से भी जरा पहले चलें तो आप पिछले 15 दिन में मुख्तलिफ वुज़रा के बयानात सुन लें, और आपको उन वुज़रा के बयानात से लगेगा कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन इस वक्त मसले का हल नहीं है। और बाकायदा जो सियासी हमारे तजियाकार और सहाफ़ी है इस्लामाबाद में बैठे हुए सिक्का बंद सहाफ़ी, उनके ट्वीट्स भी उठा के देखें, वो भी मशवरा ये दे रहे हैं कि इलेक्शन जो है मसले का हल नहीं है, और इस वक्त तो इंतखाबात करवाएंगे तो बड़ी पोलराइजेशन हो जाएगी। यानी हर तरीके से मुझे सलमान साहब, एक तो ये सिक्का बंद वाली आज मरीम नवाज साहबा ने कह दिया है कि जी सहाफ़ियों की डेफिनेशन ऑब्वियसली अब वो बनाएंगी, बट एक बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ आ गई है सामने कि एक PTI तो ऑलरेडी इलेक्शन मोड में है, अब PMLN भी इलेक्शन मोड में नजर आ रही है। मरीम नवाज साहिबा उतर चुकी हैं मैदान के अंदर, एंड टक्कर की भी हैं ऑब्वियसली। पाकिस्तान मरीम नवाज साहिबा को कहे ना कि अपने चचा को समझा दें कि ये जो इलेक्शन के हुलिये बहाने बना रहे हैं वो। नहीं, मैं क्यों समझाऊं मैं क्यों समझाऊं, आप तज्जिया दे दें, वो सुन लेंगी। नहीं, मेरा मतलब है राना सनाउल्लाह भी शामिल है, ख्वाजा आसिफ भी शामिल है, उन तक भी वो मरियम मशवरा दे दे। देखिए, बात यह है कि क्या इस इलेक्शन में जाके उन्होंने जूतियां खानी है? मुझे बताइए, जिस किस्म की महंगाई आपने कर दी है,
पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है, बिजली की कीमतों में भी इजाफा होना है, दोबारा गैस की कीमतों में इजाफा होना है, IMF की शराइत आनी है। तो ऐसे मौके पे मरियम जो है वो क्या इलेक्शन लड़ने जा रही है? ठीक है, अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्शन लड़ने जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, लेकिन कानून फिर एक बार हरकत में आया है, लेकिन वो सही चीज के लिए आया या नहीं आया, वो सलमान आबिद साहब, गिव मी अ मोमेंट, मैं ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ। ब्रेक की तरफ आकर फिर बात को कंटिन्यू करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ भी बढ़ना है। गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां हुई चले जा रही हैं, PTI में भी यही हुआ, PMLN के और PDM के जमाने में भी यही हुआ, क्या चेंज हुआ, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक जी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, है तो रिलेटेड आईनी बहरान से, इसलिए क्योंकि जब गिरफ्तारियां बहुत ज़्यादा होने लग जाएं अपने पॉलिटिकल मुखालिफिन की, जिस तरीके से PTI के ज़माने में भी हुई थी, हम लोगों ने निहाल हाशमी साहब को जेल जाते हुए देखा, हम लोगों ने एहसन इकबाल साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, सबको जेल जाते हुए देखा। उसी तरीके से अब ये वाला जब दौर शुरू हुआ है तो फवाद चौधरी, शेख रशीद और बहुत सारे और लोगों के ऊपर केसेस बनना शुरू हो गए हैं। और अफसोस की बात यह है कि उस ज़माने में भी जर्नलिस्ट को इसी तरीके से निशाना बनाया जाता था, इस ज़माने के अंदर भी जर्नलिस्ट के लिए कोई खैर ख्वाह नहीं बैठा हुआ। अफसोस की बात यह है कि इस टाइम पर जो शेख रशीद साहब के साथ रात को 2 बजे अरेस्ट हुआ है, उसकी ज़रा मैं टाइमलाइन बताना चाहूँगी। आसिफ जरदारी साहब के बारे में 27 जनवरी को शेख रशीद साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जी आसिफ जरदारी साहब ने इमरान खान को कत्ल करने की साजिश बना के रखी है और मेरे पास सबूत है, आसिफ जरदारी ने दहशतगर्दों को हायर भी किया है। फिर 30 जनवरी को इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद को रिकॉर्ड समेत शाम 5 बजे तक थाना आपारा के अंदर तलब किया था और 1 फरवरी 1 फरवरी को शेख रशीद ने ट्वीट की जिसमें अपने बयान पर कायम हूँ का और कहा कि इमरान खान दुरुस्त कहते हैं, आसिफ जरदारी इसे कत्ल करवाना चाहते हैं। 1 फरवरी को ही फिर कहते हैं कि जी शेख रशीद थाना आपारा की जानिब से तलबी के नोटिस को बेसिकली उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया था और 1 फरवरी को ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपारा पुलिस की तलबी के नोटिस को मुअत्तल करके केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर ली थी। और 2 फरवरी को क्या होता है जी कि शेख रशीद को एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में इनके रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया जाता है, रात के 2 बजे होते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है और अदालत शेख रशीद को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर देती है। सूरत हाल इस टाइम पर ये है और आज ही फवाद चौधरी साहब जो है वो अपने घर पर वापस आए हैं। कल रात को उनकी बेल हुई थी और मामला गड़बड़ चल रहा है। अजहर सिद्दीक साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये सिलसिला गिरफ्तारियों का, ये सिलसिला अपने मुखालिफिन को दबा देने का, ये सिलसिला स्पेशली इस मुल्क के अंदर जहां सबको मिलकर बैठ रहे होना चाहिए, बहुत सारे दिमाग चाहिए हमारे बहुत बड़े मसाइल को हल करने के लिए, ये इसकी कोई जगह है? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, 1999 का जब नैब कानून बना तो मुशर्रफ के दौर में बना और उसमें अंदर तरामीम जो है आपके जमहूरी सेटअप करते रहे और नैब को अपने तरीकाकार से इस्तेमाल करते रहे। तो उस पर गिला करना तो सियासी जमातों का मैं नहीं समझता बनता। वो अलग बात है कि आज हमने नैब को बिल्कुल ही खत्म कर दिया और उसका नुकसान आने वाले दिनों के अंदर होगा। लेकिन जो जहां तक बाकी बातें हैं ना, मिसाल के तौर पर पुलिस भी ले ले और FIA भी ले ले, ये वो है, या एंटी करप्शन भी ले ले, ये हुकूमतों के नीचे होते हैं क्योंकि इनका डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो हुकूमतों के ऊपर होता है और इनको इस्तेमाल करना जो है ना, ये एक नॉर्मल सी एक रवायत रही है। इमरान खान साहब, मेरा जहां तक जो मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने दौर के अंदर इन इदारों को जो खास तौर पर है, मिसाल के तौर पर अगर आप FIA ले ले या पुलिस ले ले या एंटी करप्शन ले ले, उस तरह इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह ये इस्तेमाल, चाहे मॉलडाउन का सानिया ले ले, 25 मई का वाकया ले ले, और अभी FIR यही वो लॉ था जो पीका लॉ के तहत नोटिस आते थे तो कोई बता दे कोई अरेस्ट हुई हो, अजहर साहब मुझे बताएं, नैब के वो तैयबा गुल वाला जो केस था, वो नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करने के लिए तमाम इल्जामात सामने हैं। दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग कंट्रोवर्सी। तो नैब को इस्तेमाल करना भी उस तरीके से तो पॉसिबिलिटी बन जाती है ना। हुकूमत के पास डंडा होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले साहब। देखिए, मुझे तो अच्छी तरह याद है कि बाद में तो एक स्टेज के ऊपर जब नैब का चेयरमैन अभी लगाना था तो वो आपस में सुलह सफाई भी हो चुकी हुई थी, वो एक अलग बात है। लेकिन आप सिर्फ ये देखिएगा, समझिएगा
कि ये जो 3 अप्रैल के बाद जो सारा कुछ हुआ ना, उसके बाद आप जरा दोनों हुकूमतों का मुवाजना करके देख लीजिएगा। आपने इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी का लगा लिया, पीटीआई ने जो भी कहा असेंबली में नहीं गई, चेयरमैन नैब अपनी मर्जी का लगा लिया, ट्रांसफर पोस्टिंग देख लें आप, फिर नैब का लॉ खत्म करने का देख लें, एफआईए के जरिए ईसीएल से निकालना देख लें, तो ये फर्क रहेगा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन मैं समझता हूं कि जितना ये मौजूदा गवर्नमेंट ने 9 महीने के अंदर या 10 महीने अंदर इत्तहा कर दी है, ये शायद पिछले 3-3.5 साल में इस तरह की जो अभी तक नहीं हो सकता। अच्छा अजहर साहब, मुझे अमजद अली शाह साहब की तरफ भी जाना है। अमजद अली शाह साहब, डू यू अग्री कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उनके दौर में नहीं हुई थी, यहाँ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, या फिर दोनों दौर ही एक जैसे थे? एक ही जैसे थे। अयूब खान से शुरू हुआ ये काम 1958 में जब मार्शल लॉ लगा, वहां से लेके आज 2023 तक एक ही रास्ता है। चाहे भुट्टो साहब की हुकूमत थी, चाहे याया खान, चाहे अयूब खान, चाहे ज़ियाउल हक, चाहे नवाज शरीफ, चाहे इमरान खान, चाहे मुशर्रफ, किसी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये इसके पीछे जो लोग बैठे होते हैं, ये हुकूमतें हमें सामने नजर आती हैं, जो पीछे लोग बैठे हैं वो वही हैं, उन्हीं का पूरी लाइन टो होती है। और मैं तो लेकिन इतने मासूम, इतने बेबीज तो गवर्नमेंट भी नहीं है ना शाह साहब, इतना आसान तो नहीं होना चाहिए किसी का कंधा इस्तेमाल करना। जुल्म इमरान खान साहब के दौर में हुए हैं, शायद किसी और जमहूरी हुकूमत में 19-20 के फर्क से कम ही हुए होंगे, लेकिन इमरान खान साहब का दौर कभी भी उसे हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई अच्छा दौर था पॉलिटिशियंस के लिए, उनकी जो सियासी मुखालफिन है उनके लिए, या मीडिया के लिए। आप लोगों ने तो फेस किया है ना, किस तरह आपके प्रोग्राम बंद होते थे। हम तो शाह साहब हर दौर में ही भुगत रहे होते हैं, हमें तो आप रहने ही दे, हम तो वो पिसा हुआ तो थोड़ी सी आपको आजादी मिली है, इससे पहले तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उसी आजादी चले। खैर सलमान आबिद साहब, मुझे ये बता दें, इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ये है कि 4 अरब से कम हमारे पास ज़र्रे मुबादला है, हम लोगों के इंपोर्ट्स बेतहाशा हैं। वजीर आजम साहब को इसका इदराक है, वो कह रहे हैं कि हम लोगों की तकरीबन $28 बिलियन की गालिबन उन्होंने बात की कि सालाना हम लोग पेट्रोलियम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम कख नहीं कर रहे हैं, और एक्सपोर्टर्स को हम लोग अच्छी खासी मरात दे रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स के अंदर खातिर ख्वाह इजाफा हम कर नहीं पा रहे हैं। बिजली, गैस, फ्यूल, सब चीज़ें महंगी हो गई हैं, आटा नापैद है, अशय खुरनोश की कीमतें गरीब की पहुंच से बहुत दूर चली गई हैं, और इधर हम लोग गिरफ्तारी खेल रहे हैं। कोई माकूल बात लग रही है आपको ये? देखें, तजर्बाकार हुकूमत है, अब कौन भुगते ना तजर्बाकारों को। हमें तो बताया गया था कि हम तजर्बाकार हैं, हम बड़े विजनरी हैं, बड़ा विजडम है, हमारे IMF से बड़े कॉन्टेक्ट है, दुनिया हमारी बातें बहुत सुनती है, जब हम आएंगे तो तरक्की और खुशहाली लाएंगे। अब आप भुगते सारे के सारे मिलके जो जिस तरह से वो हुकूमत कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए ना, इस हुकूमत का तो बुनियादी मसला शहबाज गिल है, इस हुकूमत का तो बुनियादी मसला आजम सवाती है, इस हुकूमत का तो बुनियादी मसला फवाद चौधरी है, शंदाना है, इमरान खान है। यानी पूरी की पूरी हुकूमत वो सिर्फ इमरान खान को किस तरह से एक्सक्यूज करना है उसके ऊपर गिर घूम रही है। वजीर दिफा भी वही बात करता है, वजीर बिजली भी वही बात कर रहा है, लेकिन माजरत के साथ सलमान आबिद साहब, इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में जो नाम आपने सारे लिए ना, उनका भी एक बहुत बड़ा किरदार है। यानी हुकूमत तो कुछ कर ही नहीं रही है, लेकिन दूसरी तरफ से भी कुछ फूलों की सेज नहीं दी जा रही पाकिस्तान के लिए। अगर उनका किरदार है तो क्या जो उनके साथ डील किया जा रहा है वो ठीक है? जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं वो ठीक है? क्या करें, जिस तरह से उनके चेहरों जा रहे हैं वो ठीक है? वो किस तरह से जस्टिफाई करेंगे आप? लेकिन आप बात यह है कि अगर आप मिसाल के तौर पे, मैं पीटीआई का वकील नहीं हूं, पीटीआई तो चले अनडेमोक्रेटिक पार्टी थी ना, आप तो ज्यादा डेमोक्रेटिक थे ना, आप तो ज्यादा ह्यूमन राइट्स के चैंपियन है ना, आपका केस क्या है मुझे बताइए। अब पीपल्स पार्टी जो सबसे बड़ी ह्यूमन राइट्स की चैंपियन बनती है, उसी के दौर में तो ये सारा कुछ हो रहा है ना। क्या उसने इस पर आवाज उठाई है? जो कुछ आजम सवाती के साथ हुआ है, बिलावल भुट्टो साहब ने आवाज उठाई है? या इस वक्त जो फवाद चौधरी साहब के साथ हुआ है उस पर आवाज उठाई है? सवाल यह है कि इस हुकूमत का पूरा मुकदमा इंसानी हकूक के हवाले से अगर इमरान खान का खराब था तो इनका तो उससे भी ज्यादा खराब हो गया ना, क्योंकि ये तो ह्यूमन राइट्स के एग्जैक्टली माय पॉइंट कि कौन सी गवर्नमेंट आके कौन सी बेहतरी करी है, दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सलमान आबिद साहब, अजहर सिद्दीक साहब, अमजद अली शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन एक बात तो वाजे हो गई, पाकिस्तान के अंदर हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। पाकिस्तान की भी कोई इसी तरह की सूरत हाल है, जो हुकूमत आती है दावे बहुत करके आती है, लेकिन वादे दावे जितने भी होते हैं वो सारे वफा नहीं हो पाते हैं। मैं सब हुकूमतों की बात कर रही हूँ, न्यूट्रल रहकर, ऑब्जेक्टिव होकर। आप भी खुद नोट कर लीजिएगा। अभी जरा इकोनॉमी की बात करेंगे। मईशत है तो सियासत है,
सियासत है तो फिर बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी आईएमएफ के साथ गुफ्तगू चल रही है और आईएमएफ पहले हमने बोला कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं करना और हर बार हम ये करते हैं। खान साहब ने भी ये किया, डार साहब ने भी ये किया, नहीं आईएमएफ की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जाते फिर हम उधर ही हैं। आईएमएफ ने अब की बार जो शराइत रखी है जरा वो सामने रखिएगा। कहते हैं कि जी टैक्स हदफ 7,470 अरब से बढ़ाकर 8,300 अरब तक लेकर आए और पेट्रोल पर 17% जीएसटी आयद कर दे। टैक्स टू जीडीपी रेशो के अंदर इजाफा करें और टैक्स छूट को खत्म करें जो आपने दी हुई है। 855 अरब रुपए का हदफ पूरा करने के लिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को भी बढ़ाएं और साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से जो ऑर्डिनेंस के जरिए मिनी बजट लाया जाता है उसकी तजवीज़ पर काम जारी है। मुख्तलिफ शोबों को सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स की मद में हासिल जो मरात हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे रिटेलर्स हमारे से टैक्स नहीं देते, उनको तो ज़रा ख़त्म करें और टेक्सटाइल समेत एक्सपोर्ट सेक्टर को हासिल जो 110 अरब रुपए की छूट है वो भी वापस ले। जो थोड़ी देर पहले मैं भी कह रही थी कि एक्सपोर्ट सेक्टर को छूट तो बड़ी है लेकिन काम कुछ गड़बड़ है। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग डिमांड आई है कि उनके बैरूने मुल्क मनकूला और गैर मनकूला जितने असासे हैं वो सारे के सारे पब्लिक करें और बैंक अकाउंट्स खुलवाने से पहले ब्यूरोक्रेसी के असासे चेक किए जाएं कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए 17 से 22 ग्रेड के अफसरान को तमाम मालूमात देनी होंगी। हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी जो हैं अब वो इस चक्कर में अच्छे खासे पकड़े जाएंगे क्योंकि आपको याद है वो एक बलूचिस्तान के सेक्रेटरी थे, उनके घर से पैसे ही पैसे बरामद हो रहे थे, समझ नहीं आ रही थी गिने कैसे, मशीनें मंगवानी पड़ गई थी। हमारे साथ इकोनॉमी के हवाले से मैंने पहले भी बताया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, डॉक्टर सलमान शाह मौजूद हैं, दोनों इकोनॉमिस्ट हैं, दोनों जानी मानी शख्सियात हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मुझे पहले ये बताइएगा, हम लोगों ने जब ये हुकूमत आई थी तो उस टाइम पे शुरू हुआ था जी हमारे पास टोटल ज़र मुबादला तकरीबन 10.5 अरब डॉलर थे, अब हमारे पास 3 अरब डॉलर हैं स्टेट बैंक के पास, ओवरऑल हमारे पास 8.5 अरब डॉलर हैं। डॉक्टर साहब क्या बन रहा है, चीजें हमारे पास खरीदने के लिए कोई पैसे हैं नहीं और इधर हम बढ़ के मार रहे हैं। देखिए गुज़िश्ता 11 महीनों में पाकिस्तान की मईशत को दानिस्ता तबाह किया गया, पाकिस्तान के रिजर्व्स को दानिस्ता गिराया गया, पाकिस्तान में महंगाई दानिस्ता बढ़ाई गई, आईएमएफ के साथ जो मामला तय किए गए थे वो बार बार तोड़े गए, उसका ये नतीजा है जो कुछ हो रहा है। आपने रिजर्व्स की बात की तो 28 फरवरी 2022 को जब इमरान खान साहब ने मुआहदा तोड़ा था, तहरीरी मुआहदा जो किया गया था खुद उन्होंने तोड़ा, तो उस वक्त पाकिस्तान स्टेट बैंक के जो रिजर्व थे वो थे 12.7 अरब डॉलर। उसके एक महीने के अंदर 5 अरब डॉलर की जबरदस्त कमी हुई एक महीने के अंदर, और मौजूदा हुकूमत के जो है 9.5 महीने के अंदर जो कमी हुई वो 7.2 अरब डॉलर। रुपए की कदर जो बेशतर कमी हुई है ये मौजूदा हुकूमत के दौर में हुई है और इससे महंगाई जो बढ़ी है उसकी जिम्मेदारी दोनों के ऊपर आती है। असल में ये जो तमाशा रचाया गया, आप इस तरीके से देखिए कि 178 रुपए का डॉलर था जब इमरान खान साहब ने ओहदा छोड़ा था, उसके बाद जब मिफ्ता साहब गए तो 239 रुपए पर आ गया, 239 पर। मगर जो तमाशा हुआ है वो ये हुआ कि अब से चार महीने के बाद डार साहब के आने के बाद रुपए की कदर में बेहतरी हुई थी, वो 231 रुपए पर आ गया। वो एक मसनूई बेहतरी थी जो स्टेट बैंक के जमील अहमद के साथ मिलकर ये गठजोड़ करके किया गया। तो आप आईएमएफ को क्यों ब्लेम कर रहे हैं जब 231 का डॉलर था, डार साहब लेकर आए थे स्टेट बैंक के साथ मिलके, उस वक्त मुतवाजी मार्केट में 265 और 270 पे था। तो हुंडी हवाला का कारोबार हो रहा था, सट्टेबाजी हो रही थी, स्मगलिंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। डॉक्टर साहब अभी मुझे ये सोल्यूशन बताएं। एक तरफ हम लोगों ने डॉलर को जो बैंक इंटरबैंक रेट था, ओपन मार्केट रेट था, उसके अंदर इतना डिफरेंस कर दिया कि जो रेमिटेंसेस भी भेज रहे थे वो हवाला हुंडी के थ्रू भेजने लग गए, वो गड़बड़ हो गई। ब्लैक इकोनॉमी तकरीबन हमारी जितनी एक्चुअल इकोनॉमी है, जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, उतनी जितनी हमारी ब्लैक इकोनॉमी भी है। इस सारी सूरत हाल को अब सॉल्व तो करना है, किसी ना किसी जगह पर जाकर इसको, इस कश्ती को पार तो लगाना है। हाउ यू सी दैट हैपनिंग, क्या हल निकालें हम? सिर्फ एक जुमला पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्क हुआ इसमें हमारे सब समंदर पार पाकिस्तानी एक्सपोज हुए,
कि उन्होंने हुंडे वाले से भेजा। हमारे बर्रामद कुनंदगान उन्होंने अपने पैसे रुकवा दिए, वो एक्सप्रेस हुए। सट्टेबाज को जो है रिवार्ड दिया गया, स्मगलर्स को रिवार्ड दिया गया, क्योंकि जब रुपए की कदर गिरी उन्होंने तो खूब दौलत बना ली, बैंकों को रिवार्ड दिया गया। तो ये दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी है, लेकिन रुपए की कदर में मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी ज्यादा है, दोनों वज़राए खानदान की। अब आपने बात की हल की, देखिए पिछले कई दिहाइयों से हम देख रहे हैं कि जो वायदे करते हैं, चाहे फौजी हुकूमत हो या तीनों बड़ी पार्टियां, उन्होंने कभी अपने वायदे पूरे नहीं किए जो इंतखाबी मंशूर में थे। अब दानिस्ता मईशत को इतना तबाह बर्बाद कर दिया है कि IMF का कर्जा मिलने के बाद भी और दूसरे कर्जे मिलने के बाद भी आपका बुहरान तो थोड़ा सा टल जाएगा, लेकिन मुश्किलात चलती रहेंगी। और शायद आगे चल के फिर इमरान खान ने कहा है कि अगर मैं इख्तियार में आया तो मैं दोबारा IMF के पास जाऊंगा। पहले वो कहते थे मैं खुदकशी करूं। इन हालात में एक ही हल, अगर कोई ये समझता है कि कोई हुकूमत इस्लाहात ले आएगी तो वो अपने आप को धोखा देता है, कौम को धोखा देता है। अब आखिरी तरीका रह गया है, वो तरीका ये है कि अगले चंद रोज में जो पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी है उसका एक इजलास बुलाया जाए। उसमें फौज के नुमाइंदे होते हैं, उसके अंदर नुमाइंदे होते हैं आपके जो हुकूमत के, लेकिन उसमें एक्सटेंड किया जाए तमाम वो पार्टियां जिनकी सेनेट में भी नशिस्त है एक से ज्यादा, उन सबको पाबंद किया जाए, वो तशरीफ लाएं और तीनों बड़ी पार्टियों को आ जाए। ये आपका मंशूर है, मुत्तफिका अलग अलग है, लेकिन कुछ नुकात से एक है, वो ये है कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पे टैक्स लगाएंगे। ये तीनों ने कहा है, लेकिन ये भी कहा कि हम टैक्स का मुनसफाना निजाम बनाएंगे। ये और चंद इस्लाहात को आप एक हलफनामे में दस्तखत कराएं, जुमला पूरा कर लो, दस्तखत करा लें हलफनामे पर। जब वो दस्तखत कर लें, उनको क्या करना पड़ेगा क्योंकि उनके इंतखाबी मंशूर में है, उसके बाद उस पर कानून कर लें। कानून साजी भी हो जाए तो काम ये करें कि जब भी इलेक्शन हो, जो पार्टी के पे इलेक्शन लड़ रहा है उससे ये कहे कि जी मेरी पार्टी ने हलफनामा दिया है, इलेक्शन फॉर्म में भी हलफनामा ले कि अगर हमने ये नहीं किया तो मेरी हुकूमत खत्म। ठीक है डॉक्टर साहब, गॉट योर पॉइंट। ये इस सिग्नेचर को कितना ज्यादा कोई बाद में ऑनर करेगा, ये एक डेफिनेट सवाल है, बट टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन। डॉक्टर सलमान और करें, मैंने ये भी कहा कानून साजी कर दी जाए। आई गॉट योर पॉइंट डॉक्टर साहब। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आप इस सॉल्यूशन से अग्री करते हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब के? प्लस अभी जो सिचुएशन है, हमें ये बताया जा रहा है डिफॉल्ट तो नहीं होगा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगले एक महीने के अंदर अगर हम लोगों ने ड्रास्टिकली अपनी इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ ना लेके गए तो पाकिस्तान के अंदर वो होने जा रहा है जो शायद अभी बहुत सारे लोग प्रीएम्प्ट नहीं कर रहे, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर बैठकर मैं इख्तिदार की गलियों के अंदर जो चहमगोइयां चल रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक देख रही हूं। एक महीना है हमारे पास, 3 हफ्ते से 4 हफ्ते, दैट्स इट। देखिए ये बात तो दुरुस्त है कि हमारे रिजर्व्स इतने हैं कि एक महीने की इंपोर्ट से कम है, और अगर कोई हम अरेंजमेंट नहीं करते डॉलर्स फ्लो को बहाल करने में, तो ये डॉलर्स ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद आपकी इकोनॉमी जो है, जो इस वक्त अपने घुटनों पे है, तो फिर तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और वहाँ से उठना इम्पॉसिबल होगा। सो नंबर 1 चीज़ ये है कि आपको IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं ये आपको करनी पड़ेंगी पूरी। आपने बहुत ज़्यादा डिले की। ये IMF का प्रोग्राम मार्च में बहाल हो जाना चाहिए था। जब IMF के साथ मीटिंग्स हुई हैं मिफ्ता साहब की अप्रैल में, उस वक्त ये बहाल हो जाना चाहिए था, लेकिन मिफ्ता साहब को भी नहीं इल्म था कि वो किस प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं। 4-5 महीने उन्होंने ज़ाया किए। उस दौरान हमारे रिजर्व्स जो हैं वो बिल्कुल डिप्लीट होते रहे और प्रोग्राम जो है वो और मुश्किल होता गया। उसके बाद जब शुरू किया तो फिर हम इसहाकदार साहब को ले आए, उन्होंने बिल्कुल उसको उल्टा खड़ा कर दिया। तो इकोनॉमी के साथ तो ऐसी खिलवाड़ हुई है कि वो उसके बारे में अब क्या कहा जा सकता है। पूरा पाकिस्तान अब जानता है कि क्या हुआ। रजीम चेंज में हमारी पूरी क्रेडिट रेटिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक हो गया डॉक्टर सलमान शाह साहब, आई गॉट योर पॉइंट। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो गया है, लेकिन आपको जहमत दूंगी अगले हफ्ते भी दोनों मेहमानान को, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, डॉक्टर सलमान शाह साहब। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारा आला ओहदेदारान को, जितने भी टॉप नशस्तों पर बैठे हैं, चाहे वो अपोजिशन के जमातों में या हुकूमत की जमातों में है, उनको ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ अभी क्या होने जा रहा है। वो कहते हैं जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। समझ क्यों नहीं आ रही? मुझे भी समझ नहीं आ रही। आप समझने की कोशिश करिएगा। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह विल सी यू ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज़।